रात के ठीक 12 बजे एक बंद कमरे में मिली एक लाश। ना कोई आवाज, ना कोई गवाह और ना ही कोई ऐसा सबूत जो कातिल तक पहुंचा सके। पुलिस ने इसे परफेक्ट मर्डर कहा, लेकिन हर परफेक्ट क्राइम अपने पीछे छोड़ जाता है एक गलती। मैं हूं आपका दोस्त गोल्डी, और आज की इस खतरनाक मर्डर मिस्ट्री में सच और झूठ के बीच छुपा है एक ऐसा राज जो आपके होश उड़ा देगा। तो हेडफोन्स लगाइए, लाइट्स ऑफ करिए और शुरू करते हैं द केस ऑफ परफेक्ट मर्डर कन्वर। शर्मा कर्नाटक को टच करता दक्षिणी गोवा में मोलेम नाम का वो इलाका वैसे तो भगवान महावीर सेंचुरी और नेशनल पार्क की वजह से जाना जाता है, लेकिन इस खूबसूरत पहाड़ी इलाके की एक और खूबी यह भी है कि यह गोवा में भरे पड़े सैलानियों की नज़र से दूर एक शांत इलाका है। शांत है इसलिए कि ये सैलानियों की पसंदीदा जगहों की लिस्ट में नहीं है, और लिस्ट में नहीं है क्योंकि गोवा, जो अपने सुनहरे समुद्र तटों के लिए जाना जाता है, में आने वाला हर सैलानी बिलाशक किसी समंदर किनारे हाजिरी लगाता है। यहाँ के किसी जंगलात में नहीं, क्योंकि अगर जंगल ही घूमना हो तो बंदा उत्तराखंड न जाए, मध्य प्रदेश, केरल न जाए। इस हवाले से गोवा कौन जाए? साल के आखिरी महीने के घने सर्द मौसम में चारों ओर फैली धुंध का हिस्सा बना एक इंसानी साया देर रात उस ऊंचे लंबे बाड़ों वाली राहदारी से गुजर रहा था। सावधानी से आगे बढ़ता साया यूं तो बार बार पीछे पलटकर भी देख रहा था, लेकिन उसकी निगाहों का खास मरकज इस वक्त उसके पीछे नहीं बल्कि उसके दाईं ओर की बाड़ से परे एक श्रृंखला में पुर्तगाली आर्किटेक्ट में बने कई बंगलों और उनका इंडिविजुअल बैकयार्ड था, जो वहां से साफ दिखता था। धीमी गति से आगे बढ़ता साया फिर आखिरकार उन्हीं बंगलों में से एक के पीछे वाले हिस्से में पहुंच उसके बैकडोर के सामने जाकर रुका। उसने अपनी दाईं हथेली आगे बढ़ा दरवाजे के मूठ को थामा और दरवाजा खोलने की प्रक्रिया में मूठ को बेहद धीमी गति से उमेटा। दरवाजा बेआवाज खुला। साये ने अपनी उखड़ती जा रही सांसों पर काबू किया और भीतर प्रवेश कर गया। घने कोहरे में लिपटे बंगले में अगर कोई हलचल थी तो वो बाहर से नुमाया न थी। आगे अगले कई मिनट यूं ही गुजरे और फिर एक विराम के बाद दरवाजा दोबारा खुला। अंधेरे साये ने बाहर निकलकर अपने पीछे दरवाजा पुनः बंद किया और तेजी से उस गली की दिशा में आगे बढ़ा जो आगे उस चौराहे पर निकलती थी, जहां एक खूब ऊंचे बिजली के खंभे की मौजूदगी की वजह से हमेशा जगमग रहता था। सोहनलाल रिटायरमेंट के मुहाने पर पहुंचा एक ढलती उम्र का पुलिस कांस्टेबल था, जो आजकल अपने इलाके में रात में बड़े बेमन से गश्ती की ड्यूटी भुगत रहा था। इस उम्र में उसे रात की ड्यूटी से वैसे ही दिक्कत होती थी और ऊपर से गश्त का काम। अपनी किस्मत को कोसता कलपता वो इस वक्त एक चौराहे को जगमगा रहे खंबे की रोशनी के गोल दायरे में खड़ा था कि जब उसने वहां किसी के आने की पदचाप सुनी। ख्यालों में गुम सोहनलाल ने तत्काल अपने मन में उमड़ रहे ख्यालों को झटका और आवाज की दिशा में देखा। उस सर्द मौसम में फैली धुंध में से निकलकर एक साया, जिसने अपने दाहिने हाथ से अपने चेहरे का एक हिस्सा छुपा रखा था, आगे बढ़ता हुआ उस तक पहुंचा। हेलो ऑफिसर, अजनबी साये ने नजदीक आकर घरघराते स्वर में कहा। हेलो, अपनी नौकरी की वजह से आदतन सतर्क रहने वाले सोहनलाल ने सशंक स्वर में जवाब दिया। ऐसे मौसम में रात में इस वक्त मैं किसी डेंटिस्ट की तलाश में हूं। साये ने अपने चेहरे के एक हिस्से को बदस्तूर अपने दाएं हाथ से छिपाए जवाब दिया। क्या हुआ? सोहनलाल ने पूछा। ये चेहरा क्यों छुपाए हुए हो? दांत में दर्द है, साये ने कराहते हुए जवाब दिया। दांत दर्द? वो भी ऐसा कि मेरा दम निकाले दे रहा है, साये ने पूर्ववत स्वर में जवाब दिया। गा तो 10 टर्ट का कोई दलाज हो या आज रात मेरी जान निकलेगी। दत्ता का ये भौ बुरा, सोहनलाल ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा। और कमबख्त दांत का दर्द तो सबसे बुरा। मैं पागल हुआ जा रहा हूं, साया घरघराते स्वर में बोला। मैं समझ सकता हूं,
गश्ती ड्यूटी भुगतते सोहनलाल ने जवाब दिया, अभी पिछले महीने मैं खुद इस अलामत से बेजार था। समझ नहीं आ रहा कि अब इस वक्त कहाँ जाऊं, साय ने दर्द भरे स्वर में कहा। वैसे वहां 2 ब्लॉक पीछे ही। सोहनलाल ने अपने दाएं हाथ से साय की पीठ पीछे इशारा किया और बोला, तुम एक डेंटिस्ट का घर छोड़ आए हो। उह, साया बोला, मुझे पता नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं। वहां आगे सड़क पार दाईं ओर लाल पत्थरों वाले बंगले में एक डॉक्टर गोयल का बंगला है, सोहनलाल ने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बताया। फीस जरा ज्यादा है, लेकिन बुजुर्गवार अपने फन में माहिर हैं। शुक्रिया, साय ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया और चेहरे को पूर्ववत कवर किए आगे सड़क पर बढ़ गया। सोहनलाल की सतर्क निगाहों ने आगे बढ़ते साय को तब तक फॉलो किया कि जब उसने उसके बताए डॉक्टर गोयल के बंगले के मैंडोर के किनारे टंकी डोरबेल के स्विच को न दबा दिया। फिर सोहनलाल ने देखा कि कुछ पलों बाद दरवाजा खुला और एक चेहरा बाहर नमूदार हुआ। डॉक्टर साहब हैं? साय ने पूर्ववत घरघराते हुए पूछा। एन इसी वक्त बीट ड्यूटी भुगत रहे पुलिस कांस्टेबल सोहनलाल ने अपनी निगाहें वहां से हटाई और पुनः अपनी गश्ती ड्यूटी पर आगे बढ़ गया। डॉक्टर साहब हैं, लेकिन रात के इस वक्त मरीज अटेंड नहीं करते। दरवाजा खोलने वाले शख्स जो वहां बंगले में नौकर था ने सपाट स्वर में जवाब दिया। मैं बेहद तकलीफ में हूं जी, लेकिन इस वक्त यहां आपकी कोई मदद मुमकिन नहीं। भाई, एक बार डॉक्टर साहब को भीतर खबर तो करो। वो रात की इस घड़ी अपने बेडरूम में हैं, नौकर ने जवाब दिया। इस वक्त डॉक्टर साहब को जगाना ठीक ना होगा। मैं दर्द से मर रहा हूं, साया कराहता हुआ बोला। प्लीज, लेकिन ये लो। अजनबी साय ने एक हरा नोट सामने खड़े नौकर के हाथ में जबरदस्ती फंसाया। उन्हें जगाओ, खबर करो कि इमरजेंसी केस है। नौकर ने नोट देखा, फिर एक पल हिचकिचाया। तुम उन्हें जगाओ, साय ने जोर डालते हुए कहा। अगर डॉक्टर साहब एग्जामिन करना नहीं चाहते तो वो खुद मना करेंगे। नौकर ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल मरीज को रिसेप्शन रूम से गुजारता हुआ भीतर बने क्लिनिक में ले जाकर बैठाया। कोई 5 मिनट बाद स्लीपिंग पजामा और मैचिंग कमीज पहने डॉक्टर गोयल ने वहां प्रवेश किया और अपने बेवक्त के मरीज पर निगाह डाली। मैं बूढ़ा रिटायर्ड आदमी हूं, उन्होंने आते ही घोषणा की। मुझे अजनबी वक्त अजनबी मरीजों से दिक्कत होती है। मैं यूं बेवक्त आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं, अजनबी ने जवाब दिया, लेकिन ये दांत दर्द मेरी जान लेने पर तुला है। कहते हुए अजनबी की आंखें वहां चारों दीवारों पर फिरने लगीं और उस प्रक्रिया में एक जगह जाकर टिक गईं। डॉक्टर गोयल ने अजनबी की आंखों का पीछा किया तो पाया कि बेवक्त का मरीज दीवार घड़ी ताड़ रहा था। घड़ी का हाथ 1:53 का इशारा कर रही थी और ये मरीज आने का कोई आम वक्त नहीं था। 2 बजने को हैं और मैं अभी जाग रहा हूं, डॉक्टर साहब बोले। और अभी तुमसे फारिग होने के बाद भी लगता नहीं कि मैं कोई ज्यादा देर सो सकूंगा। मरीज के चेहरे पर कई सवाल उभरे। भाई, अब इस उम्र में अगर एक बार नींद टूट जाए तो दोबारा कहां आती है? डॉक्टर गोयल ने अपनी बात का मंतव्य स्पष्ट किया। और अगर आ भी जाए तो फौरन कहां आती है, लंबी कहां आती है? जी, इसलिए आज रात तो अब क्या सोया मैं। ए हार्ड डे इन दी ऑफिस, अजनबी ने हामी भरते हुए कहा। कहां, कौन से दांत में दर्द है? डॉक्टर गोयल मरीज के चेहरे पर आगे को झुके और पूछा। ये यहां, अजनबी ने मुंह खोलते हुए अपने दांतों के सेट में नीचे की रुखवा में सामने से दाईं ओर के चौथे दांत की ओर इशारा किया और कराहते हुए बोला, दर्द बर्दाश्त के बाहर है, दाढ़ के ठीक बगल में है। डॉक्टर गोयल ने इंगित दांत को गौर से देखते हुए सरल स्वर में कहा और फिर वहीं पास के टेबल के बगल में रखे छोटे से स्टूल पर मेडिकल ट्रे में सजे
दांतों को उखाड़ने, सेट करने में काम आते अपने तेज धार वाले तमाम उपकरणों पर निगाह डाली। इसे निकाल ही दीजिए, अजनबी बोला। वैसे इसका हाल कोई खास बुरा नहीं और मामूली देखभाल से ये ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर गोयल ने दांत एग्जामिन करने के बाद आधिकारिक घोषणा की। दांत को इस हाल में निकालना सही ना होगा। मेरे लिए ये दर्द बर्दाश्त के बाहर है। भाई, दांत में तो मामूली कैविटी इशू है। मामूली, अजनबी मरीज ने जवाब दिया। इसका दर्द तो मेरी जान निकाले दे रहा है। अपने पेशे में खासा नाम रखते डॉक्टर गोयल ने तब पहली बार अपने मरीज में कुछ असामान्य बातों को नोट किया कि मरीज घबराया हुआ सा था। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे और चेहरे पर एक अजीब सा पीलापन था। मैं समझ गया। डॉक्टर गोयल ने एक गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारे दर्द की वजह वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे दर्द की असल वजह दांत में हुई कोई अलामत नहीं बल्कि न्यूराल्जिया है। मैं समझ नहीं। मरीज की आंखों में हैरानी के भाव आए। न्यूराल्जिया नसों में उठने वाला एक खास किस्म का दर्द होता है जिसके लक्षण आगे चेहरे पर खास तौर पर साफ तौर पर नुमायां होते हैं। शायद वही हो, लेकिन इस दांत से मेरा पीछा छुड़ाओ, मरीज ने कराहते हुए बताया। यह काफी अरसे से मुझे दिक्कत दे रहा है। शायद डॉक्टर गोयल ने कुछ कहना चाहा और मैं इसे वैसे भी निकलवाने ही वाला था। मरीज ने उनकी बात बीच में ही काटी और जिद करते हुए कहा, इसे निकालो, कैसे भी निकालो। दांत अभी उस स्टेज में नहीं है कि इसे प्लग आउट किया जाए। डॉक्टर गोयल ने समझाते हुए कहा, एक मामूली फीलिंग से यह ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। डॉक्टर गोयल ने वहीं स्टल पर रखे अपने उपकरणों के मध्य से एक बीकर में सफेद एफरवेसेंट पाउडर डालकर उसमें एक तरल पदार्थ मिलाया और उसे मरीज की ओर बढ़ाते हुए बोले, इस झाग वाले घोल को गटक जाओ और बताओ कि कोई फर्क पड़ा या नहीं। अजनबी ने बेमन से बीकर थामा और एक ही झटके में उस फोमिंग तरल को गटक गया। अब 5-7 मिनट का रेस्ट लो, डॉक्टर गोयल ने निर्देश दिए। अगर फिर भी कोई आराम नहीं आता और दांत निकाल देने की तुम्हारी जिद बरकरार रहती है तो फिर करते हैं कुछ। मरीज ने जवाब देने के बजाय हां में सिर हिलाया। अपनी कमर को कुर्सी की पुश्त पर टिका, अपने सिर को पीछे किया और आंखें बंद कर लीं। डॉक्टर गोयल वहीं पास में बिछी एक कुर्सी पर बैठ गए। उनकी निगाह एक बार फिर दीवार घड़ी पर गई जिस पर प्रदर्शित वक्त को उन्होंने आगे अपनी कलाई घड़ी के वक्त से मैच किया और फिर कलाई घड़ी को उतारकर अपने स्लीपिंग पैंट्स में डाल लिया। उन्होंने गौर किया कि उनका मरीज अभी भी आंखें बंद किए हुए था और सप्रयास अपने दर्द को जब्त करता दिख रहा था। दरअसल साल के ये दिन न्यूराल्जिया के लिए बिल्कुल माकूल मौसम बनाते हैं। डॉक्टर गोयल ने कुछ वक्त से पसरी खामोशी को भंग करते हुए कहा, मौसम की ठंडक और ये नमी इस अलामत को खास तौर पर बढ़ा देती है। हाँ, मुझे भी यही लगता है, मरीज ने पूर्ववत पोजीशन में सप्रयास जवाब दिया। रात के 12 बजे के करीब जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था, अचानक से ये दर्द उठाया। पहले मुझे लगा कि ये मामूली दर्द है जो अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय ये तो बढ़ता ही चला गया। जब ये दर्द मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया, तब मजबूरी में मैंने अपने कपड़े बदले और डेंटिस्ट की तलाश में निकला। मेरे बारे में कैसे पता चला? राह में एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाला मिला जिसने फिर आपके बारे में बताया। मरीज ने आंखें बंद किए, धीमी आवाज में जवाब दिया और खामोश हो गया। इसके बाद डॉक्टर और मरीज के बीच कई मिनटों की खामोशी पसर गई। अब क्या हाल है? आखिर में डॉक्टर ने ही उस खामोशी को भंग करते हुए पूछा। कुछ बेहतर महसूस हुआ? नहीं, मरीज का जवाब आया। मेरे ख्याल से आप इसे निकाल ही दें तो बेहतर। डॉक्टर गोयल की आंखों में निराशा के भाव उभरे। ठीक है, फिर? वे बोले, जैसा तुम कहो।
तत्पश्चात डॉक्टर गोयल ने माकूल इंतजाम किए और लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर अपने मरीज को नोवोकेन का शॉट दिया। कुछ पलों बाद मरीज के चेहरे का इंगित हिस्सा सुन्न पड़ गया, जिसके बाद डॉक्टर गोयल ने सिद्धहस्त पेशेवर की तरह बड़े बेमन से उस बेवक्त पहुंचे मरीज का इंगित दांत एक्सट्रैक्ट कर दिया। अगले कुछ मिनटों तक अजनबी के चेहरे पर दर्द की परछाई तैरती रही। आखिरकार वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और आंखों में दर्द मगर राहत का भाव लाते हुए डॉक्टर गोयल से इशारों में पूछकर उनकी फीस अदा की। शुक्रिया। डॉक्टर गोयल ने अपनी फीस थामी और बोले, हालांकि मैं अभी भी यही कहूंगा कि दांत उखड़वाने की तुम्हारी जिद बेजा थी। दर्द के अतिरेक में मरीज ने जवाब न दिया और अपनी दाईं हथेली अपने गाल पर लगा ली। मैं फिर कहता हूं कि इसमें महज मामूली कैविटी थी, डॉक्टर गोयल ने जोर देकर कहा, जिसका इलाज हो सकता था। अभी दांत निकलवा कर हटे मरीज ने जवाब देने के बजाय हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर गोयल ने अपने कंधे उचका दी। टाइम क्या हुआ है? मरीज ने अपना दायां हाथ अपने चेहरे पर लगाए लगाए पूछा। 2:17। डॉक्टर गोयल ने दीवार घड़ी को देखकर कंफर्म किया। शुक्रिया, मरीज कराहते हुए बोला। मुझे वापसी में टैक्सी मिल जाएगी। गुड नाइट, डॉक्टर गोयल बोले। बदले में उस गैर मामूली वक्त में दस्तक दिए मरीज ने एक और बार हाँ में सिर हिलाया, अपनी हथेली से गाल को धीमे से सहलाया और आहें कराहें भरता हुआ सा वहां से विदा हुआ। अगले दिन सुबह 8 बजे पहाड़ों पर बसे उस छोटे से कस्बे में यह खबर आग की तरह फैली कि पिछली रात 28 साला राजन गुगलानी का उसी के बंगले में कत्ल कर दिया गया था। घटनाक्रम के तहत राजन गुगलानी, जो प्रत्यक्षतः किसी स्टार्टअप का सीईओ बताया जाता था और जो वहां अपने इलाके का एक जाना माना नाम था, अपने बंगले की स्टडी में राइटिंग डेस्क के सामने बिछी कुर्सी पर सिर के बल गिरा मृत पाया गया था। हत्या में प्रयुक्त हुआ हथियार एक खंजर था, जिसका एक जुड़वां वहीं स्टडी की दीवार पर अभी भी सजा हुआ था। खंजर का फल, उसका तीखा चौड़ा ब्लेड, लाश में कुछ यूं पैबस्त था कि वो राजन गुगलानी के दिल में महज 1/4 इंच या शायद उससे भी कम दूरी तक पहुंचा था, लेकिन वो उतना भी घातक था, इतना कि मौत महज कुछ ही पल में तय हो जाए। जयेश सलगांवकर, लोकल थाने का एसओ, एक नया रिक्रूट था जिसकी ट्रेनिंग के बाद यूं पहली नियुक्ति यहीं इस इलाके में हुई थी। कत्ल जैसे मामले में तहकीकात का न तो उसे खुद कोई तजुर्बा था और न ही वहां उस इलाके में कत्ल कोई रोजमर्रा की वारदात थी। वारदात की खबर आगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को करो। सलगांवकर ने अपने मातहत महेश हेगड़े को निर्देश दिए और वहां से किसी के आने तक लाश का कोई इंतजाम करो। जी साहब, हेगड़े बोला और हुक्म बजाने वहां से फौरन रुखसत हुआ। पीछे सलगांवकर ने अपना मोबाइल निकाला और उस पर 7011752772 नंबर स्क्रीन टच किए। तत्काल दूसरी ओर घंटी बजी। हेलो। कॉल रिसीव होने पर उसके कानों में आवाज आई, जी, मैं यहां लोकल थाने से एसओ जयेश सलगांवकर बोल रहा हूं। जी कहिए जनाब, क्या कैजाद पैलोंजी साहब बोल रहे हैं? जी, दूसरी ओर से बेहद संतुलित आवाज आई, मैं ही बोल रहा हूं। दरअसल एक केस के सिलसिले में मुझे आपकी जरूरत आन पड़ी है। कैसा केस? कत्ल का केस। कहाँ हुआ? यहीं मोहल्लम में हुआ, कल रात हुआ। इत्तेफाक की बात है कि अभी पिछले दिनों पणजी में जब मैं दिलीप पारुलेकर साहब से मिला था, तब एक सिलसिले में उन्होंने आपका बेडी गर्मजोशी से जिक्र किया था, तो मेरे यहां आने की खबर उन्हीं ने फ्लैश की है। फ्लैश तो नहीं की, लेकिन आपका नंबर जरूर दिया है। मुझे जानकारी थी कि आप यहां हैं, इसलिए आपको कॉल की। पता बताओ, मैं पहुंचता हूं। आवाज आई, आप वहीं रुकिए,
बदले में जयेश सलगांवकर ने कहा, मैं आपको लिवा लाने के लिए गादी भेजता हूं। कोई आधे घंटे बाद कैजाद पैलौंजी, फॉर्मर स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट इनसाइड कैपिटल, लेकिन वर्तमान में चेयरमैन लैला ताबदिया ट्रस्ट फॉर लीगल एड, मौके वारदात पर मेडिकल एग्जामिनर के साथ मौजूद था। लाश मुंह के बल वड्डी है, इसलिए सबसे पहले इसे सीधा किया जाना जरूरी है। कैजाद बोला, बशर्ते मेडिकल एक्सपर्ट को इसमें कोई आपत्ति ना हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, एक्सपर्ट बोला। तत्काल वहां मौजूद 4 लोगों ने लाश को सीधा किया। लाश, जिसके दाहिने हाथ में मजबूती से पेंसिल बरामद हुई थी, के नीचे डेस्क पर एक कागज की A4 साइज की एक आम शीट बरामद हुई, जिस पर कुछ अक्षर घसीटने के अंदाज में लिखे गए थे। कैजाद ने शीट पर अंकित अक्षरों को पढ़ा तो चौंका। लगता था जैसे मरने वाले ने अपने आखिरी सफर पर निकलने से पहले वहां कागज की शीट पर अपने संभावित कातिल का नाम लिख दिया था। मेरा कत्ल एलन ब्रिगेंजा, छगद्दा, मुझे मारा, मर रहा हूं, हे भगवान, 2 बजे, अलविदा। संदेश पढ़ते ही कैजाद के जबद्दे भिंच गए। कागज पर घसीटी उस तहरीर में मानो सब जुर्म का मकसद और घटना का वक्त मौजूद था। कैजाद ने पूरी स्टडी को एक बार गौर से देखा। वो एक सामान्य सा के कमरा था, जिसमें दीवारों पर बुक शेल्फ बनाकर किताबें सजा स्टडी का रूप दिया गया था। वहीं एक कोने में एक चमदा मरही लेजी बॉय सोफा था और बाईं दीवार से लगी एक स्टडी टेबल थी, जिसके सामने बिछे सोफा चेयर पर लाश पाई गई थी। कैजाद ने किताबों के कलेक्शन पर गौर किया तो पाया कि वहां मौजूद किताबों में फिलॉसफी के सब्जेक्ट पर खासा जोर था। शायद मृतक अपने जीवन काल में इस सब्जेक्ट को खास पसंद करता था तो पढ़ता भी रहा होगा। कैजाद ने अपना ध्यान वहां से हटाया और बंगले में तमाम कमरों में टहलता हुआ वहां से बाहर निकल आया। सोसाइटी में सिंगल एंट्री थी, जहां पर 3 जुदा गार्डों की अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से ड्यूटी लगती थी। कैजाद वहां मौजूद गार्ड, जिसका नाम डैनियल था, के पास पहुंचा, जो वहां घटी वारदात से पूर्व परिचित था। राजन गुगलानी साहब कैसे आदमी थे? उसने गार्ड से पूछा। कैसे आदमी थे? गार्ड, जिसे संभवतः वो सवाल समझ न आया था, बोला। मतलब किस किस्म के इंसान थे? यहां रहते थे तो इससे जाहिर है आने जाने के लिए इस सोसाइटी के इसी सिंगल गेट का इस्तेमाल करते होंगे। वो तो जाहिर है साहब, गार्ड बोला। तो यूं यहां से आते जाते कभी कोई बातचीत भी हुई होगी, कोई दुआ सलाम भी बनी होगी। हाँ, बनी ना साहब। बढ़िया, तो उस बिना पर बताओ कि तुम्हारे साहब कैसे आदमी थे? ठीक ही थे। ठीक थे यानी शरीफ थे। अब किसी की शराफत का कोई बोर्ड थोड़े ही ना लगा होता है साहब, गार्ड बोला। यहां से आते जाते थे तो हमारा सलाम कबूल करते थे, कभी चाय पानी के लिए कोई नोट पकड़ डिढ़ा देते थे। कैजाद बोला। यहां की सोसाइटी में बाकी लोगों में कौन कौन है? बाकी लोगों में तो कई लोग हैं। मसलन मिस्टर गोम्स हैं, कामत साहब की फैमिली है, मेटम साहब और उनकी वाइफ हैं, फिर बृंदा बरेटो मैडम हैं जो अपने बेटे के साथ रहती हैं, और भी कई लोग हैं। जैसे अलीशा अलमेडिया यहाँ किराए पर रहती हैं, पाटिल साहब की फैमिली है, एलन ब्रिगेंजा साहब हैं। आखिरी नाम पर कैजाद के कान खड़दिदे हुए। एलन ब्रिगेंजा? प्रत्यक्षतः वो बोला। जी। ये कौन साहब हुए? जी, यहीं सोसाइटी में दूसरे सिरे पर रहते हैं। करते क्या हैं? जी, वकालत करते हैं। और ये वकील साहब? एलन ब्रिगेंजा साहब क्या मकतूल को जानते थे? मकतूल? राजन गुगलानी, कैजाद ने समझाया, जिनका कत्ल हुआ है। अच्छा, वो? हाँ, जानते थे ना साहब। बढ़िया, कैजाद बोला। ब्रिगेंजा साहब, जो यहाँ सोसाइटी में एक दूसरे एंड पर पाए जाते हैं, यहाँ मृत पाए गए राजन
गुगलानी के जानकार थे? जी, जब एक दूसरे को जानते थे तो मुलाकातें भी होती होंगी। जी, होती ही होंगी। कभी ऐसी किसी मुलाकात की जानकारी तुम्हें हुई? जी हुई। क्यों कर हुई? कैजाद ने पूछा। कैसे हुई? दरअसल गुगलानी साहब का बंगला यहाँ कुछ इस पोजीशन में बना हुआ है कि उसका फ्रंट यहाँ मेन गेट से साफ दिखाई पीडीडी देता है। गार्ड बोला। ऐसे में जब भी किसी की आवाजाही वहां गुगलानी साहब के बंगले में बनती थी, वो यहां से साफ दिखती थी। हर बार बिना नागा। अब हर बार कैसे दिखेगा? गार्ड हदबदाया। वो तो जब इत्तेफाकन निगाह जाती थी तभी पता चल सकता था। यानी ये मुमकिन है कि कोई यहाँ गुगलानी मुंह साहब के बंगले में अपनी हाजिरी लगाए और वो तुम्हारी नजरों में न भी आए। आ तो सकता था, लेकिन हर बार ही आए ये तो जरूरी नहीं था। हाँ, ये तो आपने सही कहा। बहरहाल ब्रिगेंजा साहब की गुगलानी साहब से हुई कोई ऐसी मेल मुलाकात तुम्हारी जानकारी में पिछली बार कब हुई थी? अभी कल रात ही हुई थी। कैजाद के चेहरे पर उत्तेजना के भाव आए जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से रोका। वक्त का कोई अंदाजा? तकरीबन 11:30 बजे। मुलाकात किसके बुलाए हुई थी? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब था कि इस मुलाकात के लिए पहल किसकी तरफ से हुई थी? कैजाद ने आगे पूछा। क्या ब्रिगेंजा साहब खुद ही इस मुलाकात के तमन्नाई थे या फिर इस बाबत खुद गुगलानी साहब की तरफ से कोई न्योता था? अब ये मैं कैसे बता सकता हूं? वो ठीक कह रहा था। एक गार्ड के तौर पर उसका इस बारे में कुछ जानना हैरानी की ही बात होती। बहरहाल मुलाकात किसी भी वजह से हुई, किसी के भी बुलावे पर हुई, लेकिन हुई। कैजाद बोला। कल रात 11:30 बजे ये मिस्टर ब्रिगेंजा साहब यहाँ गुगलानी साहब के बंगले पर अपनी हाजिरी बजा रहे थे और तुम्हारी निगाह में थे। इत्तेफाकन ही सही, लेकिन थे। जी। आगे 11:30 बजे आने वाले मिस्टर ब्रिगेंजा वापस कब गए थे? जी, वो मैं नहीं कह सकता। क्यों? दरअसल मैंने उन्हें आते हुए देखा था, लेकिन जाते हुए मेरी उन पर निगाह नहीं पड़ी रही थी। लेकिन आते हुए पड़ी रहती थी। इत्तेफाकन पड़ी रहती थी। गार्ड बोला। अभी बोला मैं। यानी जो इत्तेफाक ब्रिगेंजा साहब के आते हुए हुआ, वही इत्तेफाक फिर उनके लौटते वक्त न हुआ। जी, ऐसा ही था। लेकिन जब आए थे तो लौटे भी होंगे। जी, कोई अंदाजा बताओ। अब मैं ऐसे कैसे बताऊं? भाई, मैंने कहा कोई अंदाजा बताओ। कैजाद ने समझाते हुए कहा। ये कोई उन दोनों की पहली मुलाकात तो थी नहीं। बकौल तुम्हारे दोनों एक दूसरे की जानकारी के दायरे में आते थे, बाकायदा एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहते थे। जी, तो फिर ऐसी मुलाकातें आमतौर पर कितनी देर चला करती थीं? कैजाद ने पूछा। 1 घंटा, 2 घंटे या और ज्यादा? अब मैं क्या कहूं साहब, जानदा। कैजाद बोला। मैं यहां सवाल दूसरे तराक से पूछता हूं। जी, क्या मिस्टर ब्रिगेंजा के लौटते वक्त? कैजाद ने राजदार स्वर में सवाल किया। 2 बजे या उसके आसपास का वक्त हो सकता है? मैं नहीं जानता साहब। गार्ड ने अपना जवाब फिर दोहरा दिया। ऐसे नहीं, जरा सब्र से सोचकर जवाब दो। गार्ड ने कुछ पल सोचने की मुद्रा बनाई और अपना सिर न में हिलाते हुए जवाब दोहरा दिया। कैजाद निराश हो उठा। अगर गार्ड ने ब्रिगेंजा के लौटने के वक्त की तस्दीक कर दी होती तो ये केस अभी सुलझ गया होता। चलो कोई बात नहीं। कैजाद ने गार्ड का कंधा थपथपाया और बोला। अपनी कल की ड्यूटी की डिटेल दो। गार्ड ने दी। कोई और खास बात जो तुम बताना चाहो? गार्ड ने कुछ पल इस बात पर विचार किया। एक बात है तो सही। बोलो। जी, बात यह है कि कल रात जब मैं अपनी ड्यूटी पर था तब तकरीबन 2 बजे से जरा पहले यहां एंट्री गेट पर एक कॉल आई थी जिसमें सोसाइटी में बंगला नंबर 87 में बसते मिस्टर थॉमस के बारे में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? दरअसल कॉल अटेंड करते वक्त
मैंने इस बारे में गौर नहीं किया था, लेकिन अब जब आप पूछ रहे हैं तो मुझे भी उस कॉल में कुछ अजीब सा लग रहा है। कॉल किस सिलसिले में थी? फोन पर पूछा गया था कि मिस्टर थॉमस अपने बंगले में अकेले थे और कॉल पिक नहीं कर रहे थे। ऐसे में कॉलर को उनकी तबीयत के हवाले से चिंता हो रही थी कि वो ठीक ठाक हैं भी या नहीं। आगे बताओ। ये कोई 2 बजे से तकरीबन 10 मिनट पहले आई कॉल थी, जिसमें मुझे कहा गया था कि मैं जाकर मिस्टर थॉमस के बंगले में एक फेरा लगाऊं और उनकी तबीयत की खबर ले लूं। समय का ऐसा सटीक अंदाजा कैसे है तुम्हें? इसलिए कि कॉल रिसीव करते वक्त मैंने एक पर्चे पर पूरी डिटेल को बमए वक्त दर्ज किया था। क्यों? क्योंकि ये यहाँ का रूटीन है। कैसा रूटीन? कि सोसाइटी में मेन गेट पर अगर यहाँ के किसी बाशिंदे की कॉल आए तो उसकी पूरी डिटेल नोट कर स्लिप को उस कॉल से संबंधित बंगले में पहुंचाया जाए। मैं समझ गया, कैजाद बोला। आगे तुमने क्या किया? चूंकि रात के उस वक्त सोसाइटी के मेन गेट वैसे ही ताले में रहते हैं, तो मुझे कोई 3-4 मिनट के लिए यहाँ से चलकर मिस्टर थॉमस के बंगले तक एक चक्कर लगा आने में कोई हर्जा नहीं लगा। गेट को यूं अनअटेंडेड छोड़कर वहां मिस्टर थॉमस की तबीयत वाकई में खराब हो सकती थी। गार्ड ने मानो अपने कुल की सफारी दी और बोला, और फिर जैसे कि मैंने कहा, यहाँ गेट पर तो वैसे भी ताले पुडीडीडे थे। मैं समझ गया, आगे बताओ। आगे ये कि फिर मैं यहाँ से उठकर मिस्टर थॉमस के बंगले तक गया। वहां पहुंचकर उनको इस फोन कॉल के बारे में खबर की, उनके हाल चाल का जायजा लिया और लौट आया। यानी किस्सा खत्म। गार्ड एक पल को खामोश हुआ, यूं कि मानो उसे कुछ याद आया हो। कुछ कहना चाहते हो? कैजाद ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। गार्ड ने हाँ में सिर हिलाया। बताओ, कैजाद ने उसे उकसाया। बेझिझक बताओ। जी दरअसल, गार्ड हिचकिचाया। बोलो, बेखौफ बोलो। दरअसल मिस्टर थॉमस के यहां से जाते वक्त मैंने यहाँ गेट से उनके बंगले तक और आगे फिर वापसी में गेट तक लौटने में जो रूट लिया था, उसमें मुझे अब याद आ रहा है कि मैं राजन गुगलानी साहब के बंगले के सामने से भी गुजरा था। कैजाद फौरन सतर्क हुआ और वहां से गुजरते वक्त मुझे एक पल को ऐसा लगा था कि जैसे भीतर कोई 2 जने आपस में झगड़ रहे हों। खास 2 पर जोर क्यों, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, और ज्यादा क्यों नहीं? इसलिए कि एक तो मैंने कुछ वक्त पहले ब्रिगेंजा साहब को वहां जाते हुए देखा था, और दूसरा ये कि भीतर से जो आवाजें आ रही थीं वो यकीनन 2 लोगों की ही थीं। कैसे कह सकते हो? अब क्या कहूं? गार्ड बोला। लेकिन उस वक्त जो आवाजें मुझे सुनाई दी, उस बाबत मुझे 3 नहीं थीं, 4 नहीं थीं, और ज्यादा नहीं थीं। बढ़िया, कैजाद बोला। तो तुमने 2 आवाजों को झगड़ते हुए सुना? जी। इनमें से एक आवाज ब्रिगेंजा साहब की थी और दूसरी राजन साहब की। गार्ड फिर हिचकिचाया। अब क्या हुआ? दरअसल रात की उस गद्दी जो थोड़ी बहुत आवाजें वहां बंगले के बाहर तक पहुंच रही थीं, वो बेहद मध्यम थीं। यानी आवाजें थीं, 2 थीं, लेकिन किनकी थीं ये नहीं कह सकते। जी, अब है तो ऐसा ही, पर यह कह सकते हो कि आवाजें झगड़ाने की थीं। जी, मुझे तब ऐसा ही लगा था। क्यों लगा था? कैजाद बोला। जब तुम्हें उन मध्यम आवाजों की पहचान तक न हुई थी, उनमें कही जा रही बातें न सूझ रही थीं, तो ये कैसे कह सकते हो कि वहां झगड़ा हला ही चल रहा था? गार्ड फिर गड़बड़ाया। अब मैं क्या कहूं? वो बोला। मुझे जो लगा मैंने बता दिया। बहरहाल झगड़े की आवाज सुनी तो तुमने आगे क्या किया? कुछ न किया, गार्ड बोला। मैंने उन्हें अनसुना किया और मिस्टर थॉमस के यहाँ पहुंचकर उनका टेलीग्राम डिलीवर किया और वापस यहाँ गेट पर हाजिरी देने लौट आया। ये झगड़े की आवाजें तुमने उस वक्त सुनी जब तुम मिस्टर थॉमस के यहाँ उनका टेलीग्राम डिलीवर करने जा रहे थे? जी, आर बकाल तुम्हारे उस वक्त 2 वजन तकरीबन 10 मिनट रहे होंगे, 1-2 मिनट के अंतर से। हाँ,
यही वक्त हुआ था। और लौटते वक्त? जी, मिस्टर थॉमस के यहां से लौटते वक्त तुमने झगड़े की वो आवाजें दोबारा नहीं सुनी? जी नहीं, मेरे लौटने तक वो आवाजें शांत पड़ चुकी थीं। तो तुमने चेक नहीं किया कि क्यों कर वो आवाजें शुरू हुईं और कैसे यकायक बंद हो गई थी? जी, अब गार्ड फिर हिचकिचाया। किया तो मैंने यही था। क्यों? कैजाद ने पूछा। एक गार्ड के नाते क्या तुम्हारा फर्ज नहीं था कि वहां उस सिलसिले को चेक करते? जी, गार्ड ने नजरें झुका लीं। तो क्यों नहीं किया? इसलिए कि गार्ड हिचकिचाया, फिर धीमे स्वर में बोला, ये बड़े लोगों का मामला था जिसमें मेरा पढ़ना शायद ठीक न रहता। हम और फिर यहां गेट पर कोई नहीं था और मैं इसे यूं ही अनअटेंडेड छोड़े नहीं रह सकता था। वो बोला, मुझे वापस अपनी ड्यूटी पर पहुंचने की जल्दी थी। कैजाद ने सिर हिलाया और निराशा में कहा, तुम्हारा मिस्टर थॉमस के यहां जो फेरा लगा था उसमें उनके बंगले के बाहर तुम्हारी हाजिरी कितनी देर की थी? या बड़ी हद 2 मिनट, गार्ड ने बताया। बढ़िया, कैजाद बोला, टाइम शेड्यूल कत्ल के सिलसिले से मैच कर रहा है। मिस्टर ब्रिंगेंजा तकरीबन 1:30 बजे यहां पहुंचे। गेट पर तुमने ठीक 1:50 पर एक कॉल रिसीव की जिसमें तुम्हें मिस्टर थॉमस के यहां हाजिरी बजाने को कहा गया। आगे कोई 1:55 पर तुमने मिस्टर थॉमस के गेट पर उनसे मुलाकात कर उनका रुक्का उन्हें थमाया और बाजरिया उस राह गुगलानी साहब के बंगले से आती झगड़े की किन्हीं 2 आवाजों को सुना। जी, लेकिन फिर मिस्टर थॉमस के यहां से लौटते वक्त लगभग 2 बजे तुमने दोबारा वो आवाजें फिर नहीं सुनी? जी, कत्ल का जो वक्त बतौर लिखित रूप में मकतूल से हासिल हुआ है वो 2 बजे का ही है। गार्ड खामोश रहा। कैजाद वहां से वापस बंगले में लौटा तो उसने S.O. सलगांवकर को अपने मातहत हेगड़े से वार्तालाप करते पाया। अरे, कहाँ चले गए थे आप? कैजाद पर निगाह जाते ही सलगांवकर लपक कर उसके पास पहुंचा और बोला, मैं आप ही को देख रहा था। मैं जरा यूं ही बाहर निकल गया था। कुछ पता चला? हाँ, कैजाद ने सरल स्वर में कहा। क्या? एलन ब्रिंगेंजा का पता, कैजाद पर्वत बोला, जो यहीं इसी सोसाइटी में रहता है। क्या? सलगांवकर का आंख हराना सा न खुल गया। आर, फिर वो जोर से चिल्लाया, हेगड़े। अगले कुछ घंटों में फिर और भी कई बातें हुई। मसलन मकतूल राजन गुगलानी की लाश को मौकाए वारदात से उठाकर आगे की कार्यवाही के लिए मोर्ग ट्रांसफर कर दिया गया और ये खबर आगे उसके परिवार वालों, जिनका पता पणजी का था, को पहुंचाई गई। साथ ही सोसाइटी के गार्ड से एक बार फिर पूछताछ शुरू हुई और उसके बताए तथ्यों को रीचेक किया गया। इन प्रोसेस में पता चला कि सोसाइटी के गेट पर मौजूद लैंडलाइन पर पिछली रात वाकई में एक कॉल रिसीव हुई थी, लेकिन वो कॉल गार्ड की गवाही के हिसाब से 1:50 पर नहीं बल्कि ठीक 1:54 पर बजी थी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ा उस इनकमिंग कॉल को पीछे से ट्रेस किया गया। पता चला कि उस सिलसिले में कोई झोल न था। कॉल जेन्युइन थी और वाकई मिस्टर थॉमस के हवाले से उनके एक खैरख्वाह ने ही की थी। यानी गार्ड की गवाही 4 मिनटों के फर्क से सच पाई गई। S.O. सलगांवकर कत्ल के केस में आनन फानन हासिल हुई जानकारियों के बूते इस बात पर पूरी तरह यकीन किए बैठा था कि कातिल ब्रिंगेंजा था। नतीजतन एलन ब्रिंगेंजा को तत्काल उसके बंगले से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त वो अपने बेडरूम में सोता पाया गया था और जगाने पर इस बात पर ही हैरान होकर दिखा रहा था कि पिछली रात राजन गुगलानी का उसी के बंगले में कत्ल कर दिया गया था। आगे पुलिस जांच में जो सबूत हाथ आए, उसने ब्रिंगेंजा के खिलाफ मानो मुसीबत का पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया। गिरफ्तारी के वक्त ब्रिंगेंजा के दाएं हाथ की उंगलियों में खून के धब्बे पाए गए। उसके बंगले पर एक जोड़ी कपड़े, उसने माना कि वो उसी के थे, बरामद हुए जिन पर खून के दाग थे। जांच आगे बढ़ी
तो गार्ड के अलावा वहीं सोसाइटी में 2 और ऐसे लोग निकल आए जिन्होंने दावा किया कि ब्रिंगेंजा पिछली रात अपने बंगले में 2 बजे लौटा था। जाहिर था कि इन सब के बाद अब वो बतौर कातिल पुलिस का फेवरेट प्रिविलेज्ड कैंडिडेट था। फिर कैजाद ने एक खास नुक्ते को नोट किया। ब्रिंगेंजा खुद की उस गिरफ्तारी पर हैरान जरूर था, लेकिन परेशान नहीं था, भड़का नहीं था। वो शांत था और खुद को पूरी तरह नियंत्रित किए था, जो कि हैरानी की बात थी। कत्ल के सिलसिले में कोई आम आदमी जब सस्पेक्ट बनकर कानून की गिरफ्त में आता है, वो पहले तो पुलिस पर ही भड़कता है और बाद में खुद को बेगुनाह बता आसमान सिर पर उठा लेता है। लेकिन अपनी गिरफ्तारी के वक्त ब्रिंगेंजा बेहद शांत था। उसने एक बार कुछ कहना चाहा तो जरूर था, लेकिन फिर तत्काल ही खामोश भी हो गया था। ये कोई गलत फहमी है, उसने सिर्फ इतना कहा। हमें गलत फहमी नहीं होती, सलगांवकर ने जवाब दिया। तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। ब्रिंगेंजा फिर न बोला। कोई 2 महीने बाद मामला अदालत में पहुंचा और केस की सुनवाई शुरू हुई। अदालत में एसओ सलगांवकर ने सबसे पहले अपना बयान पेश किया और उसे जरूरी कोबोरेटिंग विटनेस के माध्यम से पुष्ट किया। इसके बाद हैंडराइटिंग एक्सपर्ट पेश हुआ और उसने मृतक की लेखनी की प्रामाणिकता स्थापित की। आगे फिर सरकारी वकील ने साबित किया कि कैसे ब्रिंगेंजा की हाजिरी मकतूल राजन गुगलानी के यहाँ तकरीबन 1:30 बजे से स्थापित थी और कैसे गार्ड ने उसे उस रोज राजन गुगलानी से झगड़ते हुए सुना था। फिर आखिर में चेरी ऑन केक मार का सबूत पेश हुआ कि कैसे गिरफ्तारी के वक्त ब्रिंगेंजा के दाहिने हाथ की उंगलियों पर और उसके पहने एक जोड़ी कपड़ों पर गहरे और ताजे खून के सूखे धब्बे पाए गए थे। सरकारी वकील ने आखिर में एक लंबी तहरीर पेश की और मुलजिम को कातिल बता सख्त से सख्त सजा की तजवीज की। आपका वकील कौन है? जज ने देखा कि बचाव पक्ष से कोई वकील नहीं था। जज साहब, इस सिलसिले में मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि मैं एक क्वालिफाइड लॉयर हूं और ब्रिंगेंजा बोला, मैं अपना केस खुद लड़ना चाहूंगा। अदालत में एक तेज आवाज हुई। आर यू श्योर? जज साहब ने पूछा। यस मी लॉर्ड, ब्रिंगेंजा आत्मविश्वास भरे स्वर में बोला। प्रोसीड। एक पल के लिए सोचकर जज साहब ने इजाजत दे दी। अपने बचाव में बोलने की छूट मिलने पर ब्रिंगेंजा ने पुलिस द्वारा पेश तमाम सबूतों को नकार दिया और इन्हें महज सरकमस्टांशियल सबूत कहा। उसने आगे ये और जोड़ा कि ऐसे निरीह सबूतों के दम पर मुलजिम को सजा देना गलत था, कानून का दुरुपयोग था। जज ने सरकारी वकील की दिशा में देखा। सरकारी वकील, जो उस मामले में अब खुद ही कंफ्यूज्ड दिख रहा था, ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यू हैव टू प्रूव इट, जज साहब बोले। आई अंडरस्टैंड मी लॉर्ड, मुलजिम, ब्रिंगेंजा बोला। प्रोसीड, जज साहब बोले। जी, ब्रिंगेंजा, जो पिछली तमाम पेशियों में खामोशी के साथ अदालती कार्यवाही को देखा भर करता था, ने सहज स्वर में कहा। कोर्ट में निस्तब्धता छा गई। पुलिस ने गुगलानी मर्डर केस में मुझे मुलजिम बनाकर एक गंभीर चूक की है और सच ये है कि मैं कातिल नहीं हूं। वो बेहद आत्मविश्वास भरे स्वर में बोला। मैंने गुगलानी का कत्ल नहीं किया है। अपनी बात पूरी करो, जज ने कहा। लेकिन ध्यान रहे कि यहां बोले गए तुम्हारे बयान को आगे तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, मैं समझ गया जज साहब, ब्रिंगेंजा संतुलित स्वर में बोला। लेकिन सच यही है कि मैं बेगुनाह हूं। बयान पूरा करो। जी, मैं मानता हूं कि लाश के नीचे से जो कागज की शीट मिली थी, उस पर लिखी तहरीर राजन गुगलानी की ही थी। मैं ये भी मानता हूं कि गार्ड के बताए वक्त पर गुगलानी के बंगले पर मौजूद था और मैं ये भी मानता हूं कि गिरफ्तारी के वक्त मेरी उंगलियां पर आर-मर पछला रात पहन कपड़ा पर खून के धब्बे मौजूद थे। ब्रिंगेंजा ने एक सांस में कहा। लेकिन इसके बावजूद मैं बेगुनाह हूं। मैंने कोई खून नहीं किया है। फिर उस दिन कोर्ट का वक्त मुकम्मल होने तक मामले में कोई गवाही न हो पाई। ब्रिंगेंजा केवल अपनी बात कह पाया, उसे साबित न कर पाया।
फिर ब्रिगेंजा को अगली तारीख तक पुलिस निगरानी में दे दिया गया और साथ ही अगली तारीख बता दी गई। तय तारीख पर अदालती कार्यवाही शुरू हुई। मैं पिछले कई सालों से राजन गुगलानी को जानता था। कत्ल की रात मैं एक लोकल थिएटर के शो में उसे मिला था और वापसी में उसके साथ चहलकदमी करता हुआ पैदल ही वापस लौटा था। ब्रिगेंजा धीर गंभीर स्वर में बोला। यूं जब हम वापस अपनी सोसाइटी पहुंचे तब कोई 11:30 बजे थे। अपने घर की राह में जब मैं IUTRO। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन ये मिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुई है। अभी कई राज खुलने बाकी हैं, कई चेहरे बेनकाब होने बाकी हैं और असली सच अभी अंधेरे में छुपा हुआ है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में एक और डेंजरस ट्विस्ट के साथ। मैं हूं आपका दोस्त गोल्डी और आप सुन रहे थे द परफेक्ट मर्डर केस।